नमस्कार। मैं जनवक्ता श्रीओम गौतम। अभी एक खबर तैर रही है समाचारों में और उस खबर की वजह यह है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने जो कि नीति आयोग की एक कमेटी बनी थी उसके अध्यक्ष रह चुके हैं और एनडीए के एक बड़े पार्टनर हैं। उन्होंने एक ऐसा संकेत दिया, एक ऐसी बात कही जिसके बाद में बहुत से लोगों के अंदर खलबली मच गई, खासकर विपक्षी नेताओं के। और जो भ्रष्टाचार करते हैं, जो कैश में लेन देन करते हैं, ज्यादातर के जो भ्रष्टाचार के लेन देन होते हैं, 2 नंबर के लेन देन होते हैं, वो कैश में ही होते हैं या फिर वो क्रिप्टो करेंसी में, वो बहुत बड़े लेवल की बात है। लेकिन सामान्यतः जो भी रिश्वत का पैसा है या दूसरे हेरफेर का पैसा होता है वो कैश में ही जाता है। उसको जो लोग करते हैं उनमें एक बड़ी खलबली मच गई है। और खलबली इसलिए मची है कि चंद्रबाबू नायडू ने जो कहा है उसका संकेत ये है कि क्या देश में फिर से नोटबंदी होने वाली है। और अगर ये नोटबंदी होती है तो ये मोदी सरकार की तीसरी नोटबंदी होगी। अब आप कहेंगे कि तीसरी कैसे, पहली ही तो ही थी 2016 में। आप शायद भूल गए हैं कि 2016 के बाद आज से 2 साल पहले भी एक नोटबंदी हुई थी, लेकिन वो इतनी आसानी से और इतने शांत तरीके से हो गई कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। जी हाँ, 2016 में नोटबंदी हुई थी, काफी जोर शोर के साथ हुई थी, उसका विरोध भी हुआ था, उसको लेकर खूब हल्ला भी मचा था, चुनावों में भी उसको मुद्दा बनाया गया था। लेकिन 2023 में जो नोटबंदी हुई तब किसी ने बहुत ज्यादा विरोध भी नहीं किया, चुनावों में भी वो मुद्दा नहीं बना था, क्योंकि तब तक देश में डिजिटल लेन देन इतने ज्यादा बड़े स्तर पर बढ़ गया था और लोगों के अंदर भी समझ आ गई थी। सामान्य लोगों का जो ज्यादातर लेन देन हो रहा था वो डिजिटली हो रहा था, यूपीआई के माध्यम से, पेटीएम या दूसरे एप्स के माध्यम से या बैंकों के भी माध्यम से। यही वजह है कि दूसरी नोटबंदी से बहुत ज्यादा कोई हो हल्ला नहीं हुआ। और अभी जो चंद्रबाबू नायडू ने संकेत दिया है कि 500 का नोट भी चलन से बाहर हो सकता है, इसकी संभावनाएं दिख रही है। इसको लेकर तमाम लोगों ने बातें की हैं और बातें चल रही है। तो हमने भी सोचा कि इस पर एक रिसर्च करके ये पता लगाया जाए कि इस बात पे कितना दम है, इससे क्या फर्क पड़ेगा और क्या ये आसानी से हो सकता है उसी तरीके से जैसा 2000 रुपए के नोट के मामले में हुआ था। तो ये सबसे बड़ा बात तो ये है कि ऐसा हो सकता है, इसकी पूरी संभावना है, क्योंकि मोदी सरकार बार बार कहती है कि भ्रष्टाचार के ऊपर जीरो टॉलरेंस की नीति पर हम लोग चल रहे हैं। और अभी पिछले दिनों होली के दिन जिस तरीके से दिल्ली उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर करोड़ों रुपए की होली जली, उसकी खबर को दबाने की कोशिश की गई और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सीजेआई के द्वारा ये तक कहा गया कि ये अफवाह है, उसको मामले को दबाने की पूरी कोशिश की जा रही थी। लेकिन वीडियो फुटेज बाहर आने के बाद में फिर उस पर जांच कमेटी बनती है, जांच कमेटी उस जज को दोषी पाती है, वो स्वीकार करती है कि नोट पाए गए, नोट जले भी, लेकिन उसके बावजूद उस जज के खिलाफ कुछ भी नहीं हो पाया। और अंत में जाकर सीजेआई खन्ना ने जब उस जज से कहा कि तुम इस्तीफा दे दो, तो उसने इस्तीफा देने से भी मना कर दिया और जाते जाते सीजेआई खन्ना इसके लिए अब महाभियोग चलाने के लिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से सिफारिश करके चले गए। लेकिन पूरे देश में इस पूरे मामले के बाद में जो न्यायपालिका के अंदर भ्रष्टाचार चल रहा है उसको लेकर काफी जागरूकता फैली और लोगों को समझ में आ गया कि जो बड़े बड़े वकील होते हैं या बड़े बड़े मामलों में जजेस भी जो होते हैं वो भी जो रिश्वत लेते हैं वो 500 के नोट के रूप में ही लेते हैं, क्योंकि 100 रुपए के, 50 रुपए के, 10 रुपए के या 200 रुपए के नोट अगर रखे जाएंगे तो उससे बहुत बड़ा एरिया कवर होगा, वो बहुत बड़ा बैग दिखाई देगा। अभी मान के चलिए कि जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में जो नोट पकड़े गए हैं वो कम से कम एक मिनी ट्रक में तो जरूर आए होंगे, और अगर वही 100 के या 200 के नोट रहे होते तो 5 मिनी ट्रक की जरूरत पड़ती। यानी कि 1 करोड़ में अगर देखा जाए तो 1000 गड्डियां बैठेंगी 100 के नोट की,
और 500 गड्डियां बैठेंगी 200 के नोट की। और चूंकि बड़े स्तर पर जो रिश्वतें होती हैं, बड़े स्तर पर जो लेन देन होता है, उसमें करोड़ों रुपए की रिश्वत या करोड़ों रुपए की हेराफेरी होती है, तो फिर उसको खपाने के लिए, ले जाने के लिए, छुपाने के लिए कितनी जगह की जरूरत पड़ेगी, कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे, ये बात सरकार भी अच्छी तरह समझती है। और सरकार को भी ये लग रहा है कि ये सही मौका है जब 500 के नोट को भी चलन से बाहर कर दिया जाए। इसके लिए सरकार को बहुत कुछ नहीं करना है। जैसे 2000 के नोट को चलन से बाहर करने के लिए पहले उसकी छपाई बंद की गई और उसके बाद उसको धीरे धीरे करके बैंकों में, एटीएम में भेजना बंद कर दिया गया। और बाद में आखिरी तौर पर लोगों से कह दिया गया कि अगर आपके पास 2000 का नोट है तो आप उसको बैंक में जमा कर दीजिए, लेकिन ये भी बता दीजिए कि इतनी रकम आपके पास आई कहां से। तो इस तरीके से 500 के नोट को लेकर भी अभी रिजर्व बैंक ने भी संदेश दिया कि 500 के नोट को छापने में बहुत ज्यादा खर्चा आ रहा है और इसके लिए अब कदम उठाए जाने की जरूरत है। तो वो कदम क्या होंगे आप समझ सकते हैं कि 500 के नोट की छपाई बंद होना। पहले छपाई बंद होगी, फिर एटीएम मशीनों में उसका रखा जाना कम किया जाएगा और उसके बाद एक छोटी सी घोषणा आरबीआई करेगा और उसके बाद में 500 का नोट भी चलन से आसानी से बाहर हो जाएगा। लेकिन इस बार कोई हो हल्ला नहीं होना है, क्योंकि देश के ज्यादातर जो लोग हैं, जो मध्यम वर्ग है, जो सामान्य वर्ग है, वो अब यूपीआई के माध्यम से या दूसरे डिजिटल माध्यमों से ज्यादातर ट्रांजैक्शन जो कर रहे हैं वो डिजिटली कर रहे हैं, यानी कि ऑनलाइन कर रहे हैं। और इसका आंकड़ा 92 करोड़ से अब पहुंचते पहुंचते 250 लाख करोड़ रुपए पहुंच चुका है। और अगर ट्रांजैक्शंस की बात की जाए तो देश में 250 अरब से ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रहे हैं डिजिटली, ऑनलाइन। ये इतना बड़ा आंकड़ा है कि उसको देखकर पूरी दुनिया भारत की इस तकनीकी का लोहा भी मान रही है। और आप जिस भी व्यक्ति को देखें, देश में ज्यादातर लोगों के पास में जो बड़े स्मार्टफोन है और हर स्मार्टफोन में गूगल पे, फोन पे जैसे प्राइवेट ऐप्स भी हैं। और ज्यादातर बैंकों ने अब, या फिर ये कहें कि सभी बैंकों ने अपने अपने यूपीआई ऐप बना दिए हैं, जिससे ये सब बहुत आसान हो गया है। तो सामान्य लोगों को तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ज्यादातर अभी जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो 90% जो ट्रांजैक्शन छोटे स्तर पर है वो डिजिटली हो रहा है। तो फर्क किसे पड़ेगा? फर्क पड़ेगा उन बड़े बड़े वकीलों को जो बहुत मोटी फीस लेते हैं, और ज्यादातर फीस वो कैश में ही लेते हैं। बड़े बड़े सीए को जो अपने क्लाइंट का टैक्स बचाने के लिए मोटी फीस लेते हैं, वो भी कैश में ही लेते हैं। या बड़े बड़े जो डॉक्टर्स हैं जो मरीजों से मोटी रकम वसूलते हैं, उनको भी इससे बहुत फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि जितने ये अल्ट्रासाउंड सेंटर चला रहे हैं, बड़े बड़े ऑपरेशन करने वाले लोग हैं, ये ज्यादातर अपना पैसा कैश में ही लेते हैं। और उस कैश का आप समझ लीजिए ज्यादातर हिस्सा 500 के नोट में ही होता है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि एक लाख रुपए के लिए उन्हें 10 गड्डियां या 20 गड्डियां लेनी पड़े। वो चाहते हैं कि 1 लाख रुपए 2 गड्डियों में काम चल जाए, जिसे आसानी से जेब में छुपाया जा सके या छोटे बैग में रखा जा सके। तो ये जो लोग हैं जो आम जनता का खून चूसने का काम कर रहे हैं, उसको पीड़ित करने का काम कर रहे हैं, देश के तमाम सरकारी विभागों को चूना लगाने का काम कर रहे हैं, या दूसरे तरीके से बहुत सारे अन्याय कर रहे हैं, उन लोगों पर इससे बहुत बड़ी लगाम लगने वाली है। जिस तरीके से नोटबंदी की, हालांकि बुराइयां तो बहुत होती है, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि नोटबंदी के बाद ही इस देश में बैंकों में ज्यादा खाते खुलने शुरू हुए, लोगों ने बैंकों के माध्यम से ट्रांजैक्शन करना शुरू किया और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का दायरा इतना बढ़ गया कि भारत आज दुनिया का दूसरे तीसरे नंबर का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने वाला देश बन गया है। भारत में जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की तकनीकी है, हमारे देश से अब जाकर 7 अन्य देशों में भी वो तकनीकी इस्तेमाल हो रही है, तो उसको लेकर अमेरिका भी तारीफ कर चुका है।
यानी न तो इससे आम जनता को कोई नुकसान होने वाला है, बल्कि आम जनता का इससे फायदा ही होगा कि जो रिश्वतखोरी है, जो बेईमानी का पैसा है, या जो आप देख रहे होंगे बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियों में काला धन का जो इस्तेमाल होता है कि प्रॉपर्टी की कीमत होती है 5 करोड़ रुपए, उसको दिखा दिया जाता है 1 करोड़ रुपए और 6 करोड़ रुपए उस पूरे मामले में काले धन के तौर पर या 500 के नोट के रूप में ले लिए जाते हैं, जिससे कि एक तो टैक्स बचता है और दूसरा उनको अपनी इनकम का पूरा ब्यौरा भी नहीं देना पड़ता है। और ये मामला अभी से नहीं चल रहा है। 2012 में एक शिकायत पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के एक जज के खिलाफ हुई थी कि उन्होंने किस तरीके से 7.5 करोड़ रुपए का टैक्स बचाया था प्रॉपर्टी खरीदने में। वो जज महोदय अभी सुप्रीम कोर्ट में है और वो आगे आने वाले वक्त में देश के सीजीआई भी बनने वाले हैं। तो इस तरीके के मामले दबा दिए जाते हैं या दबे रह जाते हैं, क्योंकि ऊपर बैठे हुए लोगों तक उन लोगों की पहुंच होती है। आसानी से वो लोग रिश्वत ले लेते हैं, उससे जमीनें खरीद लेते हैं और जमीनों को रेट को कम करके बताया जाता है, जिससे आसानी से उस पर टैक्स बचाया जा सके और सरकारी टैक्स डिपार्टमेंट की नजरों से भी आसानी से बचा जा सके। लेकिन अब अगर 500 का नोट भी बंद हो जाएगा, और जैसा कि सरकार पहले ही बार बार कह रही है कि ज्यादा बड़े अमाउंट का ट्रांजैक्शन आप कैश में नहीं कर सकते, ज्यादा बड़े अमाउंट को आप घर पर भी नहीं रख सकते, उसके बाद में ऐसे लोगों के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। हालांकि ऐसे जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, बेईमानी करने वाले लोग होते हैं, वो कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेते हैं। जैसा कि दिल्ली के शराब घोटाले में देखने को मिला था कि ज्यादातर जो ट्रांजैक्शन हुए थे वो क्रिप्टो करेंसी में हुए थे, और क्रिप्टो करेंसी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, जिसको लेकर हालांकि सुप्रीम कोर्ट तमाम टिप्पणियां कर चुका है और उसको लेकर भी सरकार कुछ न कुछ तो कानून बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। लेकिन वो अभी हमारा मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा है कि क्या ये तीसरी नोटबंदी होगी। तो आप निश्चित मानकर चलिए कि ये तीसरी नोटबंदी भी जल्द ही होने वाली है। हालांकि इसकी घोषणा सरकार अभी नहीं की है, और ये घोषणा उस तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं होगी जैसा कि 8 नवंबर 2016 में हुआ था। ये नोटबंदी भी उसी आसान तरीके से की जाएगी जैसे कि 2000 के नोट की गई थी। पहले आरबीआई इसको छापना बंद करेगी, उसके बाद एटीएम या बैंकों में इसका जाना बंद होगा, और उसके बाद लोगों को सूचित किया जाएगा कि आपके पास जो 500 के नोट में नकदी है, आप उसको बैंक में जमा करके अपने अकाउंट में पैसा ले लीजिए। तो कितना आसान है, और इसके माध्यम से भ्रष्टाचार पर बड़े पैमाने पर रोक लगाई जा सकती है, जिसका संकेत चंद्रबाबू नायडू ने दे दिया है। और चंद्रबाबू नायडू का बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि वो एनडीए के एक सहयोगी है, और एनडीए की जो सरकार है बीजेपी का चूंकि अपने दम पर बहुमत नहीं है, तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के ही समर्थन से चल रही है। और लोगों को ये लगता है कि जब तक चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार है, मोदी सरकार कोई भी कड़ा फैसला नहीं ले सकती है। लेकिन अब वो लोग क्या करेंगे, जब कड़े फैसले लेने के लिए चंद्रबाबू नायडू जैसे लोग ही सरकार से आग्रह कर रहे हैं, सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसको किया जाए। और चंद्रबाबू नायडू ने तो इसे सिल्वर बुलेट बताया है, यानी कि चांदी की गोली, और उन्होंने सरकार से कहा है कि आप इस चांदी की गोली को जल्दी चला दीजिए, जिससे भ्रष्टाचारियों पर, खासकर पॉलिटिकल भ्रष्टाचारियों पर भी रोक लगाई जा सके और उन पर कड़ी कार्रवाई हो सके। तो निश्चित मानिए ऐसा होने वाला है, लेकिन हालांकि अभी इसका कोई महीने 2 महीने में ऐसा होगा इसकी उम्मीद कम लग रही है, लेकिन मानकर चलिए कि ऐसा जरूर होगा, क्योंकि सरकार भ्रष्टाचार को रोकना चाहती है और देश की जनता भी यही चाहती है। और अगर ऐसा होता है तो इससे किसी भी आम जनता के ऊपर, मध्यम वर्ग के किसी व्यक्ति के ऊपर या किसी ईमानदार बड़े बिजनेसमैन पर भी कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है। फर्क पड़ेगा बेईमानों के ऊपर, रिश्वतखोरों के ऊपर, चोरों के ऊपर, जो दलाली करते हैं, जो इस देश को लूटते हैं, उनके ऊपर जरूर फर्क पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।